शोज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके मेज़बान हबीबुल्लाह बशरदोस आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इस्सत साहब परजन व जानशीन अल्लामा अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त इसके ऑफिस में मौजूद। आज इनसे बात करते हैं 25 अक्टूबर की जलसे के बारे में। PDM की तरफ से जो मुनक़द की गई है एक जलसा गुजरानवाला में जो हुआ जिना स्टेडियम में, बड़ी तादाद में यहाँ लोग जो है ना इनके लिए तैयारी कर रहे, आल पार्टी जो है ना इनके लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हाफिज़ इस्सत साहब मेरे साथ मौजूद है जो जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि क्या ये जलसा होना चाहिए, ये जलसा बरहक है, क्या इमरान खान की जो है ना हुकूमत से आप मुतमईन हो या नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। हाफिज़ साहब ये बताइए, इमरान खान की हुकूमत से आप आल पार्टी ने जो जलसे अभी किए, जलसे की तैयारियाँ कर रहे हैं, सब यही कह रहा है कि हम इनकी गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है। आपकी पार्टी इन गवर्नमेंट से मुतमईन है, यानी क्या इमरान खान की हुकूमत जो है ना ख़त्म होना चाहिए या जो है ना रहना चाहिए, या वज़ीर आज़म इमरान खान जो अभी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं आधे पाकिस्तान इनसे मुतमईन नहीं है, वो कह रहा है कि 2 साल में इनकी तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिली है। इस हवाले से, ये जलसे के हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हबीबुल्लाह बशरदोस साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का और सलाम न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि आपने बर वक्त बर मौका इस अहम मौजू पे मुझसे कुछ पूछा है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अल्फाज में इस हवाले से मैं कुछ मारूज़ात पेश कर सकूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि इस नाजायज़ और नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ बनी है और जिनके कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चाहे इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स हो और चाहे सियासी उखाड़े में हमारे सियासी रहनुमा हो, सबसे सीनियरिटी के लिहाज से सीनियर सियासतदान जो है वो कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब है। तकरीबन कोई 40 साल अभी पूरे हो रहे हैं कि वो मुल्क भर में मुतहरिक हैं और सियासी दौर पेश से वो बहुत खूब वाकिफ़ हैं। और एक तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उन्होंने बेहतरीन कायद को चुना है। इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम के बुनियाद पे कायद जमीयत ने जो तहरीक चलाई है, तकरीबन पिछले साल अक्टूबर में 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च हुआ था, जिसकी मिसाल जो है इस्लामाबाद की सरजमीन पे आज तक कोई पार्टी पेश नहीं कर सकी। और उससे पहले तकरीबन एक साल के अरसे में कोई 14 मिलियन मार्च भी किए पूरे मुल्क के तूल वार्ज में। तो जब कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले इतना कुछ कर सकते हैं, तो जब उनके साथ 11 पार्टियां शामिल हो जाती है, तो मेरे ख़्याल से ये तहरीक जो है जब से APC हुआ था तो उसी दिन से ये तहरीक मैं समझता हूँ कि कामयाब है। और इस हवाले से सबसे पहला जो पावर शो उन्होंने किया गुजरानवाला में 16 अक्टूबर को, हम समझते हैं कि गुजरानवाला की सरजमीन पे रहने वालों ने कभी भी इतना कामयाब और बड़ा जलसा नहीं देखा होगा। और हमारे मालूमात के मुताबिक उसी जलसे को नाकाम बनाने के लिए PTI के हुकूमत के मरकज़ी जितने भी वफाकी वज़रा थे वो सब एक हफ़्ते पहले आके गुजरांवाला में डेरे डाल गए
اور انہوں نے 100% کوشش کیا کہ یہ جلسہ ناکام ہو جائے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ جلسہ جو ہے 100% سے بھی زیادہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد جو ہے پھر کراچی میں پاور شو ہوا، اور ابھی 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں یہ پاور شو ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یاد ہے پچھلے سال 2019 میں 28 جولائی کو اسی مقام پر جمعیت علماء اسلام نے صرف اپنے جھنڈے کے تحت یہاں پہ تحفظ ناموس رسالت کے نام سے ایک ملن مارچ بھی کیا تھا اور یہاں پہ جلسہ بھی کیا تھا۔ تو وہ بلوچستان کی تاریخ میں جو ہے سب سے بڑا جلسہ مانا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب جمعیت علماء اسلام اکیلا ہی اس جگہ کو پر کر سکتا ہے، جب 11 پارٹیاں اور بھی ساتھ مل جائے، تو جلسے کی کامیابی کے ہم 100% اللہ رب العزت کے فضل سے توقع رکھتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، موجودہ حکومت پی ٹی آئی کا جب سے یہ حکومت بنی ہے، ہم گہرے نظر سے جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس حکومت میں کئی ایک ایسے مسائل ہیں جس کی نشاندہی کرنا از حد ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے سامنے یہ حکومت بے بس ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، یہ وقف کا جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اسلام آباد کے حدود کے اندر کہ آج کے بعد جو مسجد بنے گا یا مدرسہ بنے گی تو اس حوالے سے حکومتی وقت جو ہے وہ اس کا باقاعدہ نگرانی کرے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے قانون جو مسودہ پیش کیا اسمبلی میں، اسی کے اوپر باقاعدہ یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ ہم اے پی ٹی اے کے تحت جو ہے ان کے دباؤ کے تحت یہ قانون ہم پاس کروا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک حکومت اتنا مفلوج ہو، اتنا بے بس ہو کہ وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے رحم و کرم پہ ہو، تو وہ ہمارے امیج کو، ہمارے ساکھ کو کیسے وہ محفوظ کر سکے گا، بلند کر سکے گا عالمی سطح پہ۔ تو عالمی سطح پہ اس حکومت نے ہمیں شرمندہ کیا اور سارے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک مزدور حکومت ہے، یہ دوسروں کے ہاتھ میں کھیلنے والا حکومت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی تحریک شروع ہوئی ہے، نہ صرف یہ کہ جمعیت علماء اسلام بلکہ پاکستان کے ہر سنجیدہ سیاستدان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کے میدان کے ماہر تو ہے، لیکن سیاسی اکاڑے کی داؤ اور پیچ سے وہ واقف نہیں ہے۔ وہ جذباتی طور پہ کسی نے لایا ہے اس کو، ان کے جذبات سے استفادہ اور فائدہ اٹھا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازشی قوتوں کے علیہ کار ہیں۔ اب آتے ہیں اندرونی ملک میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ جب وہ آ رہے تھے، جب یہ حکومت آ رہی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ 100 دن پر مشتمل ایک فارمولہ پیش کیا کہ ہم 100 دن میں یہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر عوام کو دیں گے۔ لیکن ابھی صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جتنا نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نوکریاں عوام سے یہ چھین کے لے گئے ہیں۔ اور گھر تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی گھر نہ بنا ہے، نہ کسی مزدور اور کسان کو حوالے ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ان کا جو 100 دن کے فارمولے کا جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا وہ بھی فلاپ ہوا۔ وہ ڈرامہ سب لوگوں نے دیکھا اس کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو چور کہتے رہے، لیکن چینی کے بحران اور آٹے کے بحران نے یہ ثابت کیا کہ چور چور کے آواز لگانے والے خود چور نکلے۔ اب ان کے کئی بڑی شخصیات جو ہے وہ بیرون ملک مفرور ہے۔ انہوں نے عوام کو چینی کے لحاظ سے جو ہے عوام کو دبوچ لیا ہے، عوام کو پریشان کیا ہے۔ آٹے کے لحاظ سے آٹے کی بوری جو ہے وہ ابھی 6000 کی ایک بوری مل رہی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ
इस हुकूमत ने हमें ग़ुलामी और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। पाकिस्तान से बाहर हमें एक ग़ुलाम की शक्ल में पेश किया है और पाकिस्तान के अंदर हमें परेशान कर दिया है। इनके पास न सिस्टम चलाने का तजुर्बा है और सिर्फ जज्बात हैं उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि जज्बात की बुनियाद पे मुल्क चलाया नहीं करता है। इसके लिए तजुर्बात की ज़रूरत है और सिस्टम चलाने के लिए माहिरीन की ज़रूरत है। तो PDM का जो जलसा है ये इन सब कारिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज का एक शक्ल है। जो गुजरांवाला में भी ये एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है, जमहूरी क़ुव्वतों ने इनको रिकॉर्ड करवाया और जमहूरी तरीके से रिकॉर्ड करवाया, फिर कराची में, और इसके बाद अभी 25 तारीख़ को। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो ये तहरीक है ये इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन अगर APC से पहले जो हमने हमारे ऊपर जितना टाइम गुज़रा है, वक्त गुज़रा है, वो अपोजिशन में शामिल बाज़ सियासी जमातों की वजह से ये टाइम ज़ाया हो गया। वरना ये शुरू से अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनता और ये तहरीक जिस तरह जमीयत ने चलाया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने, ये मिल के इसी तरह तहरीक चलाते तो आज नक्शा बहुत तब्दील हमें नज़र आता। बहरहाल वो कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अभी हम बड़ी तवक्को रखते हैं क्योंकि ये हुकूमत जो है न सिर्फ ये है कि नाकाम हुकूमत है, बल्कि हम समझते हैं कि ये नाअहल भी हैं। जो हुकूमत नाअहल हो, जो हुकूमत चोर हो, जो हुकूमत आवाम दुश्मन हो, जिस हुकूमत के पास तजर्बा न हो, जिस हुकूमत का रिकॉर्ड दुरुस्त न हो और जिस हुकूमत का सूरतियाल ये हो, जिस हुकूमत की सूरतियाल ये हो कि वो सच से ज़्यादा झूठ बोलने का आदी बन जाए, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के आवाम जो है वो इससे पहले भी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इस हुकूमत ने मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी शोरा के रुकन के हैसियत से कि कायद जमीयत भी तशरीफ़ ला रहे हैं, वो बलूचिस्तान के लिए आज़िम सफ़र बनेंगे कल इंशाअल्लाह, और PDM के दिगर सरबराहान भी तशरीफ़ ला रहे। आवाम जो है पुरजोश होकर और इस नाअहल हुकूमत के ख़ात्मे का अज़म लेकर मैदान में निकले। और ख़ुसूसन मैं अहल बलूचिस्तान को ये एक बात याद दिलाता हूँ कि पंजाब ने जो है अपना पावर शो दिखाया, सिंध ने दिखाया, तो सबसे ज़्यादा जुल्म पंजाब और सिंध की बनिस्बत वो बलूचिस्तान के साथ हो रहा है। तो लिहाजा इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में जो है हमें पंजाब से भी ज़्यादा क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। हम जिस हाल में भी हो, जहाँ पे भी हो, तमाम मसरूफियात को हम छोड़ के हम एक रेफरेंडम के का आज़म लेकर हमें मैदान में निकलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए मौका है। अगर हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ अब भी आवाज़ नहीं उठाया तो हम अबदी तौर पे हमेशा के लिए एक ग़ुलाम कौम की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ पे महंगाई का ये सूरत हाल होगा, और बल्कि अभी भी है कि लोग जो है, लोगों के कमर टूट चुके हैं। ये कमर तोड़ महंगाई है, ये एटम बम से भी ज़्यादा असर दिखा के आवाम के ऊपर गिर रही है ये महंगाई। तो मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो 25 तारीख़ को तकरीबन 1 बजे दिन हॉकी ग्राउंड के सामने जहाँ पर 28 जुलाई 2019 को जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोग्राम हुआ था, जलसा हुआ था कामयाब, वहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस एहतजाज में अपने कायदीन का हाथ बटाए।
हाफिज़ साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, मैंने ये भी सुना कि जिना टाउन में, जिना सड़े में जो जलसा मुनक़िद हुई थी गुजरानवाला में, और पुलिस की तरफ से भी रुकावटें हो गई थी ना, लोगों की जो काफिले आ रही थी, रवां दवां थे, उनके लिए भी जो है ना रुकावटें खड़ी कर दी पुलिस वालों ने, उनको नहीं छोड़ रहा था, सुनने में आ रहा था। वैसे अगर खुदा न खास्ता यहाँ से आप लोग चमन से वहाँ जा रहे थे कोयटे में, खुदा न खास्ता पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावटें आई, तो इस पर आपकी क्या लय अमल होगी? हम हर जमहूरी हक इस्तेमाल करने की पोजीशन में है। जमहूरी तरीके से जो भी हमारा हक हो उसके सामने अगर पुलिस रुकावट बनती है या कोई और क़ुव्वत रुकावट बनती है तो हम अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करने के हकदार हैं। और जैसे आपने देखा कि जिना उसमें बाग में गुजरांवाले में उन्होंने अपने तौर पे तीन तरीक़ों से जो है वो पुल के ऊपर कंटेनर रखे, 3 स्टेप के ऊपर, फिर बजरी भी डाला आगे सामने, लेकिन उसके बावजूद आवाम का रास्ता रोक नहीं सकी हुकूमत। तो हम समझते हैं कि हुकूमत जो है बेजा वसाइल इस्तेमाल नहीं करे। ये जो जलसे के रुकावट के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के पैसे रुकावट के ऊपर ख़र्च करते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि आवाम किसी हाल में भी जो है वो तंग है, वो निकलेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़, जलसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़र्च करे तो मैं इसको बेहतर समझता हूँ। बाकी बात यह है कि हुकूमत चाहे जितने भी रुकावट डाल दे, मेरे ख़्याल से अगर आवाम को चमन और रोरलाई और जोब और बलोची एरिया से आवाम को अगर पैदल भी आना पड़े तो पैदल भी आ जाएंगे। तो मेरे ख़्याल से आवाम का मुकाबला हुकूमत नहीं कर सकती। आपको याद है कि जब आवाम ये अमेरिका में जो वाक़या पेश आया, तो ये फ्लाइट का क्या नाम था उसका, जो पुलिस ने एक आदमी को कत्ल किया, तो उसके बाद जो आवाम सड़कों पे निकली, अमेरिकी सदर ये डोनाल्ड ट्रंप ये वाइट हाउस के उसमें तहखाने में चले गए हिफाजत के वजह से। जब वाइट हाउस में भी महफूज नहीं है आवाम के सामने, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, जो दुनिया का सुपर पावर अपने आप को समझता है, आवाम ने सड़कों पे अमेरिका का झंडा भी जलाया, कई जगहों पे पुलिस वैनों को, गाड़ियों को आग भी दिया और पुलिस लाइन को भी जलाया। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिफाजत के खातिर तहखाने में चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे हुकूमत रुकावट के हवाले से जितना भी रुकावट वो डालना चाहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आवाम जो है वो मजबूर हो चुके हैं, आवाम परेशान है, आवाम दरबदर है, आवाम से रोज़गार का हक़ छीना गया है। यह हमारा आईनी हक़ है, हमें रोज़गार देना हुकूमत वक्त की हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, यह हमारा आईनी हक़ है। जब हुकूमत उसमें नाकाम हो जाती है और फिर वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए हरबे इस्तेमाल करती है हुकूमत, तो इसके सामने मेरे ख़्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आवाम एहतिजाज के ऊपर एक मरतबा निकले, फिर हुकूमत को चाहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर गौर करके शराफत से वो अपने घर चली जाए। अगर वो नहीं जाती तो पाकिस्तान में भी ऐसे कई मिसाल मौजूद हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती जो है जमहूरी अंदाज से आवाम ने कई हुक्मरानों को पीछे धकेलने पर मजबूर किया है। हम समझते हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये आखिरी और फैसलाकुन मारका है, और ये मारका जो है इनका जो कायद चुना गया है, मेरे ख़्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को हम बहुत करीब से जानते हैं। वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं और एक बेदाग माजी के मालिक हैं, और वो पाकिस्तान के सियासी प्लेटफार्म के सबसे ज़्यादा सुनेर है, इस वक्त सुनेर तरीन सियासतदान है और वो ज़ीरक सियासतदान है। तो जब मौलाना साहब की क़यादत में पाकिस्तान भर की जितने भी अहम पार्टियां हैं वो मुत्तहिद हो जाए, तो हम समझते हैं कि हुकूमत अपनी शराफत से घर चली जाए, वरना यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह।
बड़ी मेहरबानी। ये था हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्होंने भरपूर तरीके से हमें इंटरव्यू दे दिया और बहुत ही अच्छे अंदाज से भी मेरे इंटरव्यू दे दिया। उनका कहना है कि हुकूमत जो है ना, गवर्नमेंट बिल्कुल कारकुनान का जो है ना रोकने की कोशिश न करे। उसने जो मिसाल अमेरिका का जो पेश किया वही मिसाल आप लोगों के सामने कैमरे पर भी लाया। ये बात तो बिल्कुल सच पर मबनी है कि आवाम जो है ना, आवाम को गवर्नमेंट आवाम के सामने कुछ नहीं, जब आवाम एक साथ मुतहद हो जाए, क्योंकि आवाम अभी तंग आ गए हैं। हाफिज़ साहब ने जो बातें सुनाई महंगाई के हवाले से, जो बहुत अच्छे अंदाज से हमें सुनाई, ये बिल्कुल सच पर मबनी है। उनका ये कहना था कि बिल्कुल हम इन गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है, बिल्कुल ये गवर्नमेंट को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब से 2 साल इसका हो गए आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिली है। बस यही खुदकशी पे खुदकशियाँ हो रही हैं, नौकरी नहीं है। जो नौकरियों का वादा किया था वो भी अभी तक नहीं दिया है। 2 साल बीत गए लेकिन अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट हमारी रुकावटें, हमारे लिए रुकावटें खड़ी न कर दे कि हम लोग जो है ना कोयटा की जलसे की शिरकत करने के लिए जब यहाँ से जाएं तो हमें रुकावटें खड़ा करके हमें रुकने की कोशिश न करे। हाफिज़ साहब का ये भी कहना है कि ये जलसा जो हो रहा है पीडीएम का, ये बिल्कुल बरहक अमीन के साथ है और चमन से जितने पार्टीज़ हैं उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ इस जलसे में भरपूर तरीके से जो है ना शिरकत करे, ताकि ये हमारा जलसा जो है ना कामयाब रहे। ये तीसरा पावर शो बन जाए जैसी कराची और गुजरानवाला में हुई। इसी तरह इंशाल्लाह आपकी मेज़बान आपके साथ दूसरी वीडियो में ज़रूर की, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।